रहे। चलो बेटे अब बातें नहीं, देखो इधर लास्ट क्लास तक हमने वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला जो डिस्कशन किया था उसे ध्यान से समझो। लास्ट क्लास वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स कि यहां से अगर हमने लोएस्ट पोजीशन से इस पार्टिकल को वेलोसिटी u दी, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा रस्सी में टेंशन भी घटता जाएगा और पार्टिकल की स्पीड भी घटती जाएगी। अगर आपने स्पीड √2gl से कम दी तो फिर स्पीड पहले 0 होगी, पार्टिकल वापस आ जाएगा, सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करता रहेगा। अगर √2gl से कम स्पीड दी तो जिस जगह पे जाके ये रुकेगा, ऐसे यहां पे आके रुका, ये लेट्स से ये थीटा एंगल पे जाके रुक गया, दैट इज ओनली व्हेन u इज लेस देन √2gl। रुक गया तो इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन 0, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन था v²/r। तो पार्टिकल रुक गया सर्कल में, तो इस डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन खत्म। तो मतलब ये जो रस्सी का टेंशन है ये इस वेट mg के इस कंपोनेंट mg cos थीटा के बराबर होगा। दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। t की वैल्यू इस वक्त mg cos थीटा आ जाएगी क्योंकि ये पार्टिकल वहां पर स्टॉप कर गया है, v = 0। अगर मैं आपसे कहूंगा यार इस जगह पे इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कहोगे सर रेडियल एक्सेलरेशन तो 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा, सो दैट इज इक्वल टू g sin थीटा, ठीक है। लेट्स से मैंने, और फिर वो यू हैव सीन, अगर स्पीड हमने √2gl से ज्यादा दी बट √5gl से कम, तो वो सर्कल में जाएगा, टेंशन कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा और फिर प्रोजेक्टाइल में, और √5gl या ज्यादा स्पीड देने पर पूरा सर्कल। क्वेश्चन आया अगर कि प्रूव दैट स्पीड √5gl चाहिए होती है इसको पूरे सर्कल में घूमने के लिए, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहले टेंशन को 0 करना, वहां पे स्पीड निकालना, फिर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन करके √5gl आ जाता है। लेट्स से एक और क्वेश्चन आया कि यहां पे हमने पार्टिकल को स्पीड दी है √5gl, सो वी नो अब ये पूरे सर्कल में घूमेगा, तो जब ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता घूमता यहां पहुंचा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर, ए से प्रोजेक्ट किया था √5gl से, बी पे हमसे पूछा गया एट बी इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है। सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी सेंट्रीपिटल और रेडियल टेंजेंशियल का रिजल्टेंट। सो नेट एक्सेलरेशन आएगा अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। √5gl स्पीड दी है, v² = u² - 2gh अप्लाई करोगे तो यहां पर स्पीड कितनी आ जाएगी, √3gl, 2 कम, याद है ना। आप ऑब्जेक्टिव में ये सब डायरेक्ट यूज करना, सब्जेक्टिव में प्रूव करके बताना v² = u² - 2gh से, ठीक है। सो √3gl स्पीड आ गई, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू v²/l, l इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो ये आ जाएगा 3g। सो अगर टेंशन की वैल्यू पूछी जाए वो भी आप बता दोगे। इस जगह पे टेंशन इधर, बाहर की ओर कोई फोर्स नहीं है, सो टेंशन अलोन इज इक्वल टू mv²/r, इस जगह पे खाली। इस जगह पे वेट इधर है, दैट इज mg, सो टेंजेंशियल फोर्स इज mg, तो इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा g, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन इस पोजीशन b पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर दैट इज 9g² प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा g√10। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। सर्कल में घूम रहा है तो नेट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों का रिजल्टेंट। ओके, इसको नोट कर लो एज क्वेश्चन कि पार्टिकल को हमने लोएस्ट पॉइंट पे √5gl की स्पीड दी है, तो बी पॉइंट पर उसका नेट एक्सेलरेशन बताओ। नोट करो इसको।
ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। इफ स्पीड गिवन एट द लोएस्ट पोजीशन इज √5 gl, if speed given at the lowest position is √5 gl, then find net acceleration, at position B। रितिका बेटे तुमने लास्ट क्लास कवर कर ली थी? फिर बेटे कैसे समझ में आएगा? ये पूरा लास्ट क्लास से कनेक्टेड है बच्चे, तो इट्स बेटर आप चलो आप सुन लो ये सब। ओके बेटे, ठीक है, हटा दो थोड़ा बेटा, स्पीड बढ़ाओ अपनी। कहाँ इतने दिन गायब भाई केशव, ऐसे कैसे? अरे भाई स्कूल एग्जाम, इतने लंबे लंबे गैप। जी बेटे, बेटे रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। r की जगह रेडियस लगा दिया, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वही रेडियस है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, v²/r। सर्कुलर मोशन पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसमें है ये पॉइंट। पार्टिकल जब भी सर्कल में घूम रहा होता है तो सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, v²/r। स्टिल कोई डाउट है? अब देखो इधर ध्यान से, अगर हम एक ऐसे स्मूथ शेल कंसीडर करें, ये मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं बनाया, ये एक हॉलो स्फीयर है, शेल फिक्स है, ये रहा इसका सेंटर, दिस इज फिक्स, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। और इसके बॉटम पर मैंने एक ब्लॉक को रखा, छोटा सा ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक, और इसे अगर मैंने यहां से स्पीड दे दी u, तो ये केस और स्ट्रिंग से बंधा हुआ पार्टिकल बिल्कुल सेम है। वहां पे रस्सी का टेंशन जो रोल प्ले कर रहा था, यहां पे नॉर्मल फोर्स वही रोल प्ले करेगा। अगर आप इसको स्पीड दोगे √2gr से कम, r इज द रेडियस ऑफ दिस शेल, स्मूथ शेल है ये, हॉलो स्फीयर है कोई, आप कोई ट्यूब भी ले सकते हो, एक जैसे साइकिल की रिम होता है, जो साइकिल का, बाइसिकल का जो रिम होता है वैसा सा आप ले लो कुछ, बट इट शुड बी स्मूथ। फ्रिक्शन हुआ तो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन होगा। सो लेट अस से इट इज स्मूथ। यहां पे तुमने अगर √2gr या उससे कम स्पीड दी तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। √2gr स्पीड दोगे एग्जैक्टली यहां तक आएगा, रुक के वापस। √5gr या उससे तेज स्पीड दोगे, ये पूरे सर्कल में घूमेगा ऐसे। एक बार एज अ रिविजन दोबारा कर लेते हैं कि मैं कितनी स्पीड दूं कि ये पूरे सर्कल में घूम जाए। तो आप कहोगे अगर आप चाहते हो ये पूरे सर्कल में घूमे तो द नॉर्मल फोर्स should always be greater than 0. Normal force should always exist between the block and shell. Normal force होने का मतलब है they are always in contact. जैसे ही ये ब्लॉक शेल के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा मतलब नॉर्मल फोर्स 0। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस इसके कहां पर हैं ब्लॉक के शेल को छोड़ने के? हाईएस्ट पॉइंट पर। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर ये ब्लॉक ने शेल का साथ नहीं छोड़ा तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहां पे नॉर्मल फोर्स सबसे कम है। अगर वो 0 से बड़ा है तो फिर तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। आर यू गेटिंग इट? सी, हो सकता है यहां नॉर्मल फोर्स है 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, बढ़िया है, 0 तो कभी होगा ही नहीं। 80 न्यूटन, मे बी लेट्स से कुछ भी, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, कुछ भी, 0, जस्ट 0। तो अगर इस जगह पे नॉर्मल फोर्स जस्ट 0 है, जैसे वहां रस्सी का टेंशन जस्ट 0 था, तो ये बाउंड्री केस है। नॉर्मल फोर्स 0 होते ही ये कांटेक्ट छोड़ना चाहेगा, बट स्पीड है, नॉर्मल फोर्स 0 है बट स्पीड है, थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा आगे जाते ही नॉर्मल फोर्स फिर अपीयर हो जाएगा। सो नॉर्मल फोर्स अगर 0 है और इस वक्त इसकी यहां पे स्पीड है v, तो फिर इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? सिर्फ mg। सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन लगाएंगे कि भाई साहब सर्कल में घूम रहा है,
सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की ओर वाला फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स इज mv²/r। सेंटर की ओर कौन सा फोर्स है? mg, और कोई फोर्स है ही नहीं, नॉर्मल फोर्स 0 हो चुका है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट mg इज इक्वल टू mv²/r। सो यहां से v² कितना आ गया? gr, और फिर इसके और इसके बीच मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे तो v² इज u² माइनस 2gh, h की वैल्यू आएगी 2r। सो यहां से v² को रखोगे gr, ये आ जाएगा u² प्लस 4gr, तो यहां से u² कितना आ जाएगा? 5gr माइनस, सॉरी। तो ये केस बिल्कुल पार्टिकल अटैच्ड विद स्ट्रिंग जैसा है। अगर आपने इसको वेलोसिटी दी √2gr और √5gr के बीच में, √2gr और √5gr के बीच में कोई वेलोसिटी दी, क्या होगा अन्य बेटे? ये जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से क्रॉस करेगा, यहां कहीं पहुंचेगा तो वहां टेंशन 0 था, यहां नॉर्मल फोर्स 0, बट स्पीड है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे आके यहां कहीं हिट करेगा, यहां कोलिजन होगा। वो कोलिजन चैप्टर में देखेंगे, फिर मंडे से शुरू करेंगे नया चैप्टर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, सो बिल्कुल सेम है, बस नॉर्मल फोर्स यहां और वहां रस्सी का टेंशन। सो लिख लो इस चीज को। राइट, particle moving inside a smooth spherical shell, particle moving inside a smooth spherical shell and particle attached with massless string and particle attached with massless string and moving in vertical circle, and moving in vertical circle, both cases are similar. ठीक है, नोट कर लो इसको, डायग्राम वगैरह बना लो, बिल्कुल सेम है, कुछ नयापन है ही नहीं इसमें। ओके, ओके, हटा दो। बस एक केस और है, इसके बाद वी स्टार्ट सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मंडे। अब हमने क्या किया? राइट, हेडिंग लिख लो, पार्टिकल अटैच्ड विद मासलेस रॉड, पार्टिकल अटैच्ड विद massless rod। ठीक है, अब देखो इधर, अब ये एक मासलेस सी रॉड है, बहुत हल्की सी रॉड है, आप बिल्कुल मैच स्टिक की तरह, माचिस की तीली होती है वैसा सा कुछ सोच लो, थोड़ी लंबी है। मतलब इसके लोअर एंड पे जो हमने पार्टिकल अटैच किया है ना, ये इसका मास m, मान लो ये पार्टिकल 2 kg का है और ये लाइट रॉड 2, 4, 5, 10 ग्राम की है, टूटेगी नहीं, मजबूत है काफी, टूटना नहीं है इसने तो, और ये एंड फिक्स है, दिस इज फिक्स। अब इसे यहां से स्पीड देंगे u, ये भी वर्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो कौन बताएगा इसमें, पायल बेटे आप बताओ,
इसमें और रस्सी वाले केस में व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें नहीं होगा तो फिर सर्कल में कैसे घूमेगा? अगर एक बात बेटे सुनो, अगर मैं इसको यहां पे स्पीड दूंगा u तो सर्कल में तो जाएगा। अगर सर्कल में गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, बट mg तो नीचे है, तो कोई तो फोर्स ऊपर होना चाहिए। तो रॉड में भी बच्चे टेंशन आता है, रस्सी की तरह रॉड में भी टेंशन आता है। रस्सी की हेल्प से आप चीजों को खाली खींच सकते हो, यू कैन पुल ओनली, यू कैन नॉट पुश। ठीक है, रस्सी की हेल्प से आप चीजों को धक्का नहीं मार सकते, रॉड की हेल्प से आप चीजों को खींच भी सकते हो। उसके लिए आपको ऑफकोर्स पार्टिकल को यहां पे फिक्स करना पड़ेगा, फिर खींच भी सकते हो और धक्का भी मार सकते हो। जब आप, गौर से सुनना मेरी बात, जैसे ये ब्लॉक है, ये रस्सी मैंने लगाई है, मासलेस सी रस्सी, ये मासलेस रस्सी है। इस केस में अगर तुमने इसको फोर्स दिया तो कोई फायदा नहीं है, इसको फोर्स दोगे रस्सी ढीली पड़ जाएगी, वो तो चलेगा ही नहीं, रस्सी तो स्लैक हो जाएगी, है ना। अगर ये रस्सी है, इट इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, तो तुम्हें इसी को खींचना पड़ेगा। तुम इसको खींचोगे तो रस्सी इसको खींचेगी और रस्सी इसको पीछे की ओर खींचेगी, इसको फोर्स देगी पीछे, इसको देगी आगे। स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, ये रस्सी इस ब्लॉक को पीछे खींचेगी, इसको आगे। ब्लॉक रस्सी को किधर खींच रहा है? आगे, तो रस्सी ब्लॉक को किधर खींचेगी? पीछे। ये वाला ब्लॉक रस्सी को किधर खींच रहा है? पीछे, तो ये रस्सी ब्लॉक को किधर खींचेगी? आगे। रस्सी, ये मान लो रस्सी है, रस्सी को आपने खींचा, रस्सी आपको खींचेगी, एक्शन रिएक्शन। आप रस्सी को धक्का नहीं दे सकते। अगर यही रॉड होता है यहां पे, इफ इट इज सम रॉड, ऐसे मासलेस सी रॉड, तो आप दोनों तरफ से फोर्स लगा सकते थे। मान लो तुमने इधर से फोर्स लगाया तो रॉड में टेंशन आएगा, रॉड में आएगा कैसा फोर्स? टेंशन फोर्स। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा रॉड में टेंशन फोर्स है, तो मतलब रॉड पुल कर रही है। तुम खुद ही सोचो ना, ये ब्लॉक चलेगा ना? क्यों चला भाई? रॉड ने पुल किया ना। ये रॉड धक्का मारती तो पीछे जाता, तो रॉड ने इसको पुल किया। तो रॉड अगर इसको पुल कर रही है बाय फोर्स T, वही T की तरह ही दिखाओ, टेंशन फोर्स की तरह ही, तो रॉड इसको भी पुल करेगी बाय सेम फोर्स T, मासलेस रॉड है। ब्लॉक ने रॉड को किधर पुल किया? आगे, तो रॉड ने ब्लॉक को पीछे। ये एरो क्या दिखा रहा है? द फोर्स बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक। और ये एरो क्या दिखा रहा है? फोर्स बाय द रॉड ऑन द ब्लॉक। इट्स ओके। इसी सिचुएशन में अगर तुमने ये रॉड ऐसे अटैच करके और इधर से धक्का मारा तो भी काम हो जाएगा, मोशन तो तब भी होगा दोनों का। अब ये रॉड में कैसा फोर्स आएगा? कंप्रेसिव फोर्स। अब ये रॉड इस ब्लॉक को आगे धक्का मार रही होगी। ये ब्लॉक भाई क्यों चला? रॉड ने इसको धक्का मारा ना। तो अब रॉड का इस ब्लॉक पे फोर्स कैसा होगा? ऐसा। और रॉड का इस ब्लॉक पे फोर्स कैसा होगा? ऐसा। सो अब रॉड पर कैसे फोर्सेस हैं? कंप्रेसिव। रॉड को ब्लॉक धक्का मार रहे हैं, तो रॉड ब्लॉक को धक्का मारेगा, ब्लॉक ने रॉड को, रॉड ने ब्लॉक को। आर यू गेटिंग इट? तो रॉड के केस में टेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल, आप रॉड को खींच लो ऐसे, रॉड आपको खींचेगी। कंप्रेशन इज ऑल्सो पॉसिबल, इन बोथ केसेस इसके स्लैक होने का तो चक्कर नहीं है। तो इस केस में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल में तो कभी नहीं जाएगा, बस यही फर्क है। रस्सी के केस में स्लैक होते ही प्रोजेक्टाइल, यहां स्लैक होने का सवाल ही नहीं है। तो इस केस में ये इजी है, इस केस में या तो पार्टिकल सर्कल में ही घूमेगा या कुछ नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा अगर, और इस पे बहुत एक इंटरेस्टिंग केस आता है, उसको ध्यान से समझना। इस केस में अगर तुमने स्पीड दी लेस देन और इक्वल टू √2gl, तो इसमें और रस्सी वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिंपल पेंडुलम की तरह स्विंग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ठीक, अगर तुमने, तो ये केस तो वही है, √2gl से कम पे तो ये स्विंग करेगा। तो ये केस बड़ा आसान है, आप बस सेंट्रीपिटल की कंडीशन लगाओ और वो जो हाइट पता करो, रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है, जैसे आई थी ना L1 माइनस कॉस थीटा वगैरह, वो सब पता करो एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करो, डन। प्रोजेक्टाइल है ही नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ अब मैं कम से कम क्या स्पीड दूं कि पूरा चक्कर मार जाइए? हाँ, 2gl से ज्यादा कितनी? तो अब सुनो, अब इसने सर्कल तो छोड़ना, रस्सी में तो एक प्रॉब्लम थी ना,
टेंशन का ख्याल रखना था क्योंकि वो पहले धोखा दे रहा था। हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस करते ही टेंशन धोखा देने वाला था, हमने कहा यार उसको बचा लो, स्पीड तो बची रहेगी, क्योंकि टेंशन और स्पीड में टेंशन पहले धोखा देगा, उसको जीरो होने से बचा लो। इस केस में तो कोई चक्कर ही नहीं है स्लैक होने का, तो इस केस में तो तुमने मान लो √2gl से तेज स्पीड दी, हल्की सी, गया 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 गया, जहां रुकेगा वापस, और तेज दे दो, और गया 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 गया, रुका, वापस, इतनी तेज दो कि गया 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 टॉप पे रुके। इसको इतनी स्पीड दो यहां पे कि ये जाए 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 और टॉप पे रुक जाए। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। रुक जाए, कोई बात नहीं, रुक जाए तो रुक जाए, ये बाउंड्री केस है। तो मैं तुमसे कहूंगा यार ये जो तुमने स्पीड दी ना, सो दैट ये जस्ट टॉप पे जाके रुक गया, यही बाउंड्री, इससे मामूली सी ज्यादा कर दो, या इतने पे भी हम बोलेंगे चलो वर्टिकल सर्कल हो गया। बाउंड्री केस है ये, लड़ना मत सर, इस पे तो जाके ऊपर जाके टंग जाएगी वो रॉड, ऐसे बिल्कुल सही है, बट वी एक्सेप्ट की यार चलो वही केस है। तो इसका मतलब इसको हमने इतनी स्पीड दी कि ये रॉड ऐसे घूमते 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 ऊपर जाके इस पोजीशन पर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी, 0। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व करो? क्योंकि ग्रेविटी ही खाली काम कर रहा है, वो रॉड का टेंशन या कंप्रेशन जो भी है वो हर वक्त वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वो वर्क डन कर नहीं रहा, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। सो v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। सो v को 0 कर दो, हाईएस्ट पॉइंट पे 0। प्लीज याद रखना रस्सी के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, टेंशन को बचाना होता है हमें, क्योंकि टेंशन जहां 0 हो गई पार्टिकल वहीं सर्कल छोड़ देगा। स्पीड है कोई बात नहीं, वो सर्कल छोड़ देगा, हमें तो पूरा सर्कल कवर कराना था, यहां पे स्पीड। सो ये 0 माइनस 2g, h की वैल्यू कितनी, 2l। सो यहां से u² कितना आ गया, 4gl। तो u कितना आ गया, इक्वल टू √4, ऐसे लिख दो √4gl, √4gl √5gl याद है। तो रस्सी के केस में मिनिमम स्पीड अर्शदीप बेटे कितनी देनी पड़ती है बॉटम पे, √5gr, r या l वॉटेवर। रॉड के केस में √4gl। क्यों ये फर्क आया? रस्सी के केस में वो टेंशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यहां पे उसका कोई चक्कर ही नहीं है, स्पीड बचा लो, काम बन गया। तो अगर तुमने √4gl दे दी तो मैं मान लूंगा यार सर्कल हो गया। √4gl से हालांकि मामूली सी ज्यादा देनी पड़ेगी फॉर द कंप्लीट सर्कल, ठीक, नोट कर लो। रॉड के केस में देयर इज नो चक्कर ऑफ स्लैक, अपनी भाषा में लिख लो जो भी, ये स्कूल एग्जाम में नहीं आता, स्कूल एग्जाम में बस वो स्ट्रिंग वाला केस ही आता है, √5gl वाला ही। बाई चांस किसी स्कूल में पूछ लें तो पता नहीं, पता तो रहे आपको, मतलब लिख लोगे अपने आप कि इन केस ऑफ रॉड there is no question of rod becoming slack, so we have to only see that speed should always be greater than or equal to 0। तो ये सर्कल में घूम जाएगा, ठीक है लक्ष्य, पक्का? ओके, नोट कर लो बेटा। बातें नहीं बेटे, बातें नहीं। ना, टेंशन सेम नहीं रह रही हमेशा, अभी आ रहा हूं उस पे, टेंशन इज चेंजिंग। अभी उस पे भी देखना है हमें, डिस्कस करता हूं, अभी तो बेसिक सी बात बताई कि रॉड के केस में √5gl की जगह √4gl से भी बात बन जाएगी, ठीक है ना मन्नत बेटे, पक्का? वेरी गुड। अच्छा, अगर आप एक ऐसे ट्यूब ले लो, वर्टिकल सर्कुलर ट्यूब, बिना फ्रिक्शन की, ऐसे ये ट्यूब स्टील की बनी हुई है, मतलब किसी भी ऐसे मटेरियल की जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, ट्यूब, वहां पे क्या लिया था, शेल, यहां पे ट्यूब, और ट्यूब के अंदर यहां पे ये ब्लॉक को रख दिया, और ध्यान देना कि ब्लॉक का साइज, ये जो ट्यूब की थिकनेस है इससे मामूली सा कम है, कहीं फंस ना जाए बीच में। तो ये ब्लॉक या तो आउटर सरफेस को टच करेगा या इनर, एक ही टाइम पे दोनों को टच नहीं करेगा। तो दिस केस एंड दिस केस इज एग्जैक्टली सेम। यहां पे क्या कभी ये सर्कल छोड़ सकता है, सवाल ही नहीं है,
है ना। आप यहाँ पे स्पीड दोगे ना, इसको भी √4GR, ये पूरे सर्कल में घूमेगा। ओके, सो रस्सी वाला केस शेल वाले केस जैसा है, ट्यूब वाला केस रॉड वाले केस, क्योंकि यहाँ पे इसने कभी भी सर्कल नहीं छोड़ना, ट्यूब के अंदर ही रहेगा हमेशा, सर्कुलर पाथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ओके, नोट कर लो, दिस केस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस केस, पार्टिकल अटैच्ड विद मासलेस रॉड। इतना ही है सिलेबस, अब थोड़ा खेलते हैं इस पे जरा, बाकी फिर टेस्ट देना आप लोग आज। अगले वीक के टेस्ट भी स्केड्यूल करके ना बता देंगे आपको। और दिवाली के बाद तो वो होना ही है टेस्ट, कोई ना बोला था ना। और 27 नवंबर को भी, वो भी मैं मंडे को सारी डिटेल बताऊंगा। एक मेजर टेस्ट भी करा रहे हैं हम लोग, तुम लोग भी दोगे और फर्स्ट आना बेटा उसमें, है ना। तो देखते हैं, मैं बताऊंगा सब, मंडे बताऊंगा सारी डिटेल। कहाँ भाई साहब, ये क्या खेल रहे हो तुम लोग? थोड़ी देर तू अंदर बैठ, थोड़ी देर मैं अंदर। क्लियर है? अपने आप लिख लो बेटे, ये केस और वो केस बिल्कुल सेम है। अब अभी थोड़ा खेला जाए इस पे जरा, है ना। ये हो गई बेसिक बात। मैं ये वाले केस लेता हूं, शेल वाला और अपना ट्यूब वाला केस। थोड़ा इमेजिन करना आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो एक तरफ वो ट्यूब है, एक तरफ ये शेल है, ठीक। यहां पे मैंने वेलोसिटी दी इसको √4GR, यहां भी मैंने इसको वेलोसिटी दी √4GR। क्या फर्क है आपको साफ पता है? क्या फर्क है? यहां पर ये पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, गिर जाएगा, वहां पे वो पूरे सर्कल में घूम जाएगा, है ना। कुछ फर्क? ये केस आसान है, ये केस इजी है। पार्टिकल गया 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 गया, यहां कहीं पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा। लास्ट क्लास में √4GR लेके किया था, साइन थीटा की वैल्यू एक क्वेश्चन किया था हमने। चलो वो वैल्यू बता दो जरा, किस एंगल पे जाके इसने कांटेक्ट छोड़ दिया था, मुझे बता दो। साइन थीटा इक्वल टू, सो पक्का ये √4GR ही था ना। सो दिस साइन थीटा इक्वल टू 2/3 पर नॉर्मल फोर्स कितना हो गया था? 0। करा था ना सॉल्व हमने, वही तीन कंडीशन लगी थी बेटे, v² इज u² - 2gh, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली कंडीशन और वो हाइट वाला रिलेशन। बस नॉर्मल फोर्स को 0 कर दोगे आप, आ जाएगा साइन थीटा 2/3। बिल्कुल, देखो ए से लेकर बी तक इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स किधर की ओर है? इन। नॉर्मल फोर्स आउट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। गौर से सुनते चलना मेरी बात, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। तुमने जो स्पीड दी है ना यहां पे, ये जब ब्लॉक यहां पहुंचा है गई इधर, ये इसके पास कोई स्पीड है v, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि नेट फोर्स किधर होना चाहिए? अंदर। और वेट का कंपोनेंट किधर था? बाहर। तो n का अंदर की ओर आना लॉजिकल था, नॉर्मल फोर्स का अंदर की ओर आना। भाई सर्कल में घूम रहा है v स्पीड से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? रियल फोर्सेस का रिजल्टेंट ही, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रस्सी का टेंशन, स्प्रिंग फोर्स वगैरह वगैरह। तो ये जब सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स इधर होना चाहिए था। mg cos थीटा बाहर था, तो n मस्ट हैव बीन इनवर्ड, और n पक्का mg के कंपोनेंट से बड़ा रहा होगा, बिकॉज नेट फोर्स हैज टू बी इन। यहां जब पहुंचा था mg का अब कंपोनेंट ऑलरेडी इनवर्ड अवेलेबल था। जब ये यहां कहीं पहुंचा, mg का कंपोनेंट डेफिनेटली अंदर की ओर है, फिर भी नॉर्मल फोर्स अंदर की ओर आया। क्यों आया? क्योंकि जो इसकी यहां पर स्पीड रही होगी ना v, मान लो mv²/r की वैल्यू इस जगह पे आई 50 न्यूटन की, और जो mg का कंपोनेंट है, mg का जो भी कंपोनेंट है उसकी वैल्यू थी मान लो 30 न्यूटन की। तो mg का कंपोनेंट इतना केपेबल नहीं था कि वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जो जरूरत है पूरी कर सके, तो नॉर्मल फोर्स को आना पड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या लक्ष्य बेटे?
वाह, लास्ट लाइन उसको, वेट का कंपोनेंट देखो सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स? क्योंकि वही डायरेक्शन चेंज करवाता है। रिक्वायरमेंट है mv²/r की 50 न्यूटन की, बट mg का कंपोनेंट कितना है 30, तो नॉर्मल फोर्स आएगा अंदर की ओर। ठीक है, और आगे गया, ये वो जगह है बी जहां पर वेट का कंपोनेंट खुद ही एग्जैक्टली mv²/r के बराबर हो जाता है। वेट का कंपोनेंट खुद ही mv²/r के बराबर, तो नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। वो कहेगा भाई ठीक है, वेट ने संभाल ली सिचुएशन, इट्स ओके, क्लियर। तो यहां पे इसने कांटेक्ट छोड़ा और गिर गया। एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन हियर ऑल्सो टिल पोजीशन बी। यहां तक सेम पोजीशन होगी। ये बी वही जगह है जहां पे साइन थीटा कितना है 2/3। मतलब ए से लेकर बी तक ये केस और वो केस में कोई फर्क नहीं है, बट बी के बाद ये गिर गया, उसे अंदर वाली सरफेस ने स्पीड है, इसके पास स्पीड है भाई साहब, स्पीड तो यहां के 0 होगी। इसके बाद ये अंदर वाले सरफेस के टच में आ जाएगा और नॉर्मल फोर्स किधर आ जाएगा बाहर की ओर, क्योंकि इस जगह के बाद क्या होगा, इस जगह के बाद क्या होगा, वेट का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स से डोमिनेट कर जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी मान लो 10 न्यूटन की, वेट का कंपोनेंट होगा 15 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर आएगा। नहीं समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई मृदुल? बी के बाद क्या होगा, बी के बाद जो mg का कंपोनेंट है वो ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, तो एक आउटवर्ड फोर्स चाहिए होगा, वो कौन देगा, अब नॉर्मल फोर्स बाहर आ जाएगा। यहां कोई था ही नहीं बेचारा संभालने के लिए, इसको गिर पड़ा, वहां पे अंदर वाली सरफेस संभाल लेगी। तो ये बीच में झूलते झूलते इसने यहां पे काम कर दिया, बाहर वाली सरफेस को छोड़ के अंदर वाली सरफेस के साथ टच में आ गया। जब तक बाहर वाली सरफेस के साथ टच में है नॉर्मल फोर्स इज इन, अंदर वाली सरफेस के साथ टच में आया तो नॉर्मल फोर्स इज आउट। सर्कल नहीं छोड़, स्पीड जब तक है सर्कल नहीं छोड़ेगा, दिस इज द डिफरेंस। यही अगर तुमने रॉड ली होती ना, रॉड एंड √4gr स्पीड दी होती, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/3 पे आके साइन थीटा इक्वल टू 2/3 तक रॉड में होती टेंशन, साइन थीटा इक्वल टू 2/3 के बाद रॉड में आ जाता कंप्रेशन। जैसे अब ये ब्लॉक अंदर वाले सरफेस को दबाएगा, इस जगह के बाद दबाएगा, तो ऐसे ही वो ब्लॉक रॉड को दबाता तो रॉड आउटवर्ड फोर्स देता। फिर क्या भाई साहब, रॉड के केस में क्या होता, अगर तुम √4gr वेलोसिटी देते तो कंप्रेशन में बदल जाता, टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स में बदल जाता और मोशन कैरी ऑन। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को मैं, समझ गए ना? ये अपनी भाषा में लिख लोगे, ये स्कूल एग्जाम में आना नहीं है, तो अपने शब्दों में बयां कर लो इसको, अपने आप लिख लो। यस बेटा, यहीं पे रुक जाए, वो कर सकते हैं, तो फिर उससे पहले कहीं ये काम हो जाएगा अंदर बाहर कांटेक्ट वाला। ही सेज कि सर, भाई लक्ष्य इधर ध्यान बेटा, बातें नहीं है तुम लोग, सेंट जॉन तुम लोग बड़ी बातें करते हो। कल बैठे थे 12वीं 5 साल सब च्युइंगम खा रहे हैं, सब पूरा डिसिप्लिन खराब, मतलब सेंट जॉन्स का नाम खराब कर रखा है सबके सब। सच्ची में स्टेन्स भी था, जानते ही होगे तुम लोग, पायस भी था, सब च्युइंगम खा रहे हैं मस्त बैठ के। सबको बाहर निकालूंगा अगली क्लास में। तो ही सेज दैट कि अगर सर यहां पे मैं इतनी स्पीड दूं कि यहां रुक जाए, हो सकता है √4gr से कम स्पीड दो सो दैट ये यहां रुक जाए, लेकिन उस रुकने से पहले यहां कहीं पर वही काम होगा, ये अंदर वाले सरफेस को, बाहर वाले सरफेस को छोड़कर अंदर वाले सरफेस के साथ टच में आएगा, पक्का आएगा। क्वेश्चन में आई कैन आस्क, मैंने स्पीड दी कुछ √4gr से कुछ कम या समथिंग, किस जगह पे दिस ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द आउटर सरफेस एंड विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द इनर, तो नॉर्मल फोर्स 0 करके सॉल्व कर लो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स 0 होगा उस वक्त जब ये बाहर वाले सरफेस का कॉन्टैक्ट छोड़ के अंदर वाले के साथ टच में आने वाला होगा, उस वक्त नॉर्मल फोर्स 0 होगा, तो उस वक्त वेट का कंपोनेंट अलोन विल प्रोवाइड mv²/r। इजी है, लॉजिकल है, सोचो सोचो चीजें आएंगी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट, बस इसके बाद फिर टेस्ट। ओके जी बेटे नॉर्जम, HCV के डाउट मंडे कर लेंगे, ठीक है ना? ना ना ऐसा नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एचसी के क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो टेस्ट में टाइम लेते हैं, तो वो क्वेश्चन हम डायरेक्ट तो नहीं दे सकते टेस्ट में, उसको छोटा कट शॉर्ट करके दे सकते हैं। पुलकिता बेटे, ये मैंने रॉड को दबाने की कोशिश करी तो रॉड मेरे हाथ को बाहर की ओर फोर्स देगी, तो रॉड इज अंडर कंप्रेशन। मैंने रॉड को ऐसे खींचा तो आई विल से रॉड इज अंडर टेंशन। व्हेन द रॉड इज अंडर टेंशन, व्हेन द रॉड इज अंडर टेंशन, ये मेरे दोनों हाथों को खींच रही है। व्हेन द रॉड इज अंडर कंप्रेशन, ये मेरे दोनों हाथों को पुश कर रही है। मैं इसे पुश कर रहा हूं, ये मुझे, मैं इसे पुल कर रहा हूं, ये मुझे। ओके बेटे, पक्का बेटे? जैसे इस वक्त जैसे ये बैठा हुआ है चेयर पे, तो वो जो चेयर पे बैठे हो, तो जो चेयर के जो लेग्स हैं दे आर अंडर कंप्रेशन। आप बैठे तो आपने दबाया ना उन्हें, तो दे आर अंडर कंप्रेशन। बेटा ध्यान रखो, ठीक है? सो अंडर कंप्रेशन। आप उठाओगे ऐसे तो दे विल बी अंडर टेंशन। ओके? उसके बाद mg का कंपोनेंट mv²/r से बड़ा हो गया। b के बाद mg का कंपोनेंट mv²/r से बड़ा हो रहा है, तो अब कोई तो आए जो बाहर की ओर फोर्स देके हिसाब किताब बराबर करे। ठीक है? वो नॉर्मल फोर्स है। ठीक है बच्चे? एचसीवी के वो 9 क्वेश्चंस जो दिए थे ना, उन्हीं में चलो वही डिस्कस, ये क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा। दे देता हूं क्वेश्चन आपको, आप लोग सोचना, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम फिर मंडे क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, लिख लोगे ना अपने आप, बस डायग्राम बना के छोड़ दिया, लिख लोगे अपने आप बी पर क्या कांड हुआ। ओके, वो लिख लेना अपने आप हिसाब से कि बी पर ये ब्लॉक आउटर सरफेस का कांटेक्ट छोड़ के इनर के कांटेक्ट में आया ना। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, बाकी होमवर्क मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मंडे तक आपने क्या करना है, ये एक ट्यूब है, फिर से सर्कुलर ट्यूब है, इस तरह से गौर से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ट्यूब ऐसे सीलिंग से टंगी हुई है एंड इस ट्यूब का मास है लेट्स से कैपिटल एम। ट्यूब का मास, सीलिंग से टांग दी हमने ट्यूब, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। अंदर हमने यहां पर दो छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे, वेरी स्मॉल साइज, छोटे छोटे ब्लॉक्स, दोनों का मास सेम, स्मॉल एम स्मॉल एम। ठीक, और दोनों को टॉप से हल्का सा, गोकुल ध्यान दो बेटे, डिस्टर्ब कर दिया। क्या होगा? दोनों इधर फिसलना शुरू होंगे, कोलिजन, वहां तक नहीं जाना। ये इधर फिसलना शुरू होगा, ये इधर फिसलना शुरू होगा। ठीक, जब ये ब्लॉक वर्टिकल से 60 डिग्री पोजीशन पर आ गए, एट एन एंगल 60, ये भी इधर एट एन एंगल 60 सेम, उस वक्त ये वाली जो रस्सी है इसका टेंशन 0 हो गया। जब ये 60 डिग्री पर आए तो ऊपर वाली रस्सी का टेंशन क्या हो गया? 0। तो फिर आपने बताना है स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये रेशियो कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। तो सोचना इसको अच्छे से अपने आप, मंडे हम डिस्कस करेंगे। गुड क्वेश्चन। रस्सी में टेंशन खत्म, मतलब ट्यूब के वेट को किसी और ने बैलेंस कर दिया। भाई वो रस्सी तो ट्यूब के वेट को संभाल रही थी, ब्लॉक्स के वेट को भी इनफैक्ट। तो टेंशन खत्म, मतलब आप सोचना, विल डिस्कस दैट। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखवा देता हूं। किसको मासलेस लेके? ना ना ना, रॉड मासलेस ना, ट्यूब मासलेस होना हो। ट्यूब के मास की मैंने कहीं बात नहीं करी, ना शेल के मास की। वो तो रस्सी और रॉड के मास को हमने नेग्लिजिबल माना था, शेल और ट्यूब के मास कुछ भी होते रहे। ठीक है, डायग्राम बनाओ अच्छे से। ठीक है सिमर भी, उम्मीद रहेगी तुम बताओ कुछ, पूरा दिमाग लगाओ मृदुल। सब लोग, सबका नाम नहीं ले सकता, सब लोग कोई भी बताए। सिमर, शिखर बेटे बता देना, पक्का सोचोगे थोड़ा सा, राइट? Blocks are released from the top position as shown. Blocks are released from the top position as shown.
at 60 degree angle from vertical, tension in the upper string becomes 0. मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखवा रहा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, when the block reaches at an angle 60 degree position as shown, when the blocks reaches at the 60 degree position as shown, tension in the upper string becomes 0. Then find small m by capital M. Then find small m by capital M. इसका आप आंसर मंडे देना मुझे, हम डिस्कस करेंगे इसको अभी, ठीक है बेटे? सोचना आप लोग। बात है नहीं बेटे? ओके, डाउट्स बताओ बेटे एचसीवी के। बुक दे दो। 58 और 60 लास्ट वाले तो नहीं ना, वो मैं क्लास में ही करवा दूंगा वो। 58 और 60, 54, 53 ये सब हो गए पक्का? 58 क्वेश्चन देखो। 58 क्वेश्चन में it says that a simple pendulum of length L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. ध्यान से देखना, ये एक फिक्स पोजीशन O है, ये एक मासलेस स्ट्रिंग और ये पार्टिकल है, इसका मास m। इसको हमने इस पोजीशन से थीटा एंगल ऐसे टिल्ट किया, बाय एन एंगल थीटा ऐसे टिल्ट किया m, इस पोजीशन से हमने इसको रिलीज कर दिया, ठीक है? यहां से ध्यान से देखना भी। The string hits a peg which is fixed at a distance x below the point of suspension and the bob starts going in circle centered at the peg. इस फिक्स पॉइंट O से x डिस्टेंस नीचे, यहां पर लेट्स से तुमने ऐसे यहां पर भी एक दीवार पे ऐसे कील ठोक दी, ऐसे पेग PEG, ओके, कील ठोक दिया आपने, तो क्या होगा? ये रस्सी आएगी 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 और ये रस्सी इस कील पे स्ट्राइक करेगी, नेल, और फिर क्या होगा? x लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल कम टू रेस्ट और ये पार्टिकल अब L माइनस एक्स सर्कल के रेडियस में घूमना शुरू कर देगा, हाँ या ना? कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? ठीक है, पक्का ना? मतलब आपने दीवार पे, दीवार ये मान लो यहां भी कील लगा रखी है, यहां भी कील लगा रखी है, तो ये पार्टिकल यहां आते आते इसके बाद इस रेडियस के सर्कल में ऐसे घूमेगा। सो इट सेज दैट assuming that initially the bob has a height less than the peg, show that the maximum height reached by the bob equals its initial height. तो यहां से रिलीज किया, यहां से ये पूरे L रेडियस के सर्कल में जाता 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 पहले यहां पहुंचेगा, रस्सी ऐसे हो जाएगी, जस्ट इसने अब ये इसको टच कर लिया, ये लोएस्ट पोजीशन ही है, हल्का सा टिल्ट दिखाया मैंने इसकी थिकनेस की वजह से। इस जगह से इस जगह तक सर्कुलर पाथ का रेडियस L है, इस जगह के बाद सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? L माइनस एक्स। मासलेस रस्सी है, इस जगह पे जब ये इस नेल से टकराई होगी, कोई एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं होगा। रॉड होती तो टकरा के वहीं वापस जाती, इसी जगह पे आप रॉड लेते तो वो तो टक्कर मार के वापस, है ना? बट ये तो रस्सी है, फ्लेक्सिबल है, तो इसके बाद ये L माइनस एक्स रेडियस के सर्कल में घूमेगा। एंड उससे भाई ऐसा है कि ये जब रस्सी इस नेल से टकराई तो कोई एनर्जी का लॉस तो हुआ नहीं, तो इसलिए जो इसकी इनिशियल हाइट थी, ये फाइनली L माइनस एक्स रेडियस के सर्कल में घूमता हुआ ये उसी हाइट पे जाके रुकेगा, ये ऐसे घूमेगा। इसके बाद यहां पे सर्कल का रेडियस L है और यहां पे सर्कल का रेडियस L माइनस एक्स है, कम हो गया रेडियस सर्कुलर पाथ का, बट ये सेम हाइट पे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रुक गया आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ गई भाई, और इससे कम हाइट पे रुक गया तो हम कहेंगे भाई एनर्जी वेस्ट कहां हो गई, ग्रेविटेशनल, भाई ये रुक गया यहां पे, इसको रेफरेंस लो, तो अगर ये हाइट h थी तो पहले एनर्जी mgh थी, तो अभी भी mgh होनी चाहिए ना, इट्स ओके। तो ये तो आप कह सकते हो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट मस्ट स्टॉप एट द सेम हाइट। क्लियर? अगला पार्ट है बी, इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड एट 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू L/2, तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। इसको हमने 90 डिग्री पोजीशन से रिलीज किया,
रस्सी की लेंथ l, और ये जो यहाँ पे हमने ये पेग लगा रखा था, ये ने जो है यहाँ पे कील है जो, दिस इज l/2, दिस इज l/2। ओके, अब क्या होगा, अब ये पार्टिकल l रेडियस के सर्कल में घूमता 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 यहां पे आएगा। ये रस्सी अब इस जगह पे जस्ट स्ट्राइक करेगी। इसकी स्पीड कितनी रही होगी इस वक्त, √2gl। √2gl, √2gl स्पीड दे तो रुकता है, यहां से रिलीज किया तो √2gl, इट्स ओके, तो √2gl। लेकिन अब इस जगह के बाद अब सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना रह गया, l/2। सो उसको मैं अगर r ले लूं सर्कुलर पाथ के रेडियस को, तो ये स्पीड कितनी हो गई बेसिकली, √4gr, r को l/2 लिखो। तो अब यहां से आगे जो सर्कुलर पाथ है उसकी स्पीड है √4gr। तो अब क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा 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 जाएगा, सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, प्रोजेक्टाइल में घूमेगा, हाँ या ना, बिकॉज द स्पीड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन इज √5gr। पूछा क्या है हमसे, देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब above its lowest position before the string becomes slack। तो स्लैक वाले तक, तो फिर तो ये sin थीटा इक्वल टू 2/3 सीधे हमारा आंसर ही है भाई। अब इसके बाद ये r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, r इज इक्वल टू l/2 है, तो यहां से कह रहा है रस्सी स्लैक कहां तक हो रही है, तो वो तो फिर ऐसे यहीं पे स्लैक होगी ना रस्सी, sin थीटा इक्वल टू 2/3 पे। ये वही केस है ना जो आज ही देखा हमने, √4gr वाला। इट्स ओके, पक्का ना। तो इट सेज दैट, ये लैंग्वेज यही है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब। वैसे बोलता ना फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी लेते, लेकिन उसने सिर्फ कहा था फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक। स्ट्रिंग के स्लैक होने तक, स्ट्रिंग यहां स्लैक हो जाती है ना, इसके बाद प्रोजेक्टाइल, तो वो प्रोजेक्टाइल की बात नहीं करी। फिर कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/l फॉर विच द बॉब गोज इन अ कंप्लीट सर्कल when it is released from 90। तो इसको नोट कर लो, पहले ये केस नोट करो, समझ आया शौर्य, इसको नोट करो पहले। बातें नहीं बेटे, नोट करो, और सी पार्ट आप लोग करके बताओगे मुझे, ठीक है। अनमोल क्लियर है बेटे? सी पार्ट में कह रहा है हमने पार्टिकल को यहीं से रिलीज किया है, गौर से सुनना, यहीं से रिलीज किया है, यहां से हम कितना डिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम आप बताना मुझे, एक्स मैक्सिमम या मिनिमम, सो दैट जब ये पार्टिकल घूमते घूमते आए, रस्सी इस कील पे टकराए, तो पार्टिकल पूरा सर्कल घूम जाए। सो बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x/l सो दैट पार्टिकल यहां आने के बाद इस कील के अबाउट, नेल के अबाउट पूरे सर्कल में घूमे। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर की कंडीशन क्या है, स्पीड मस्ट बी √5gr। तो सोचो ना, बताओ। L रस्सी की लेंथ है, मासलेस स्ट्रिंग है, x डिस्टेंस नीचे यहां पे ये कील लगा रखी है हमने, तो हम चाहते हैं कि जब ये पार्टिकल नीचे आए तो इस जगह के अबाउट पूरे सर्कल में घूम जाए।
तो उसके लिए x और l में क्या रिलेशन होना चाहिए? यशस्वी बताओ बेटा, ऋषभ सोचो। x और l में रिलेशन सो दैट नीचे आके पार्टिकल इस पेग के अबाउट पूरे सर्कल में घूम जाए। ठीक है, इजी है, आपको कर लेना चाहिए। एक गलती कर गए, ये गलत है। रेडियस क्या है नीचे आने के बाद सर्कल का? हाँ जी, इजी है बच्चे। यहां से नीचे आएगा, यहां आएगा, यहां के इस कील पे टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या होगी? √2gl। यहां से यहां 90 डिग्री आते आते अब ये l माइनस एक्स रेडियस के सर्कल में घूमना शुरू करेगा। हम चाहते हैं कि इस कील के अबाउट ये पूरे सर्कल में घूम जाए, तो अब बस इसको भूल जाओ। दिस स्पीड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? √5gr। इनफैक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr। हाँ या ना? हाँ हाँ, देखते हैं। सो √2gl मस्ट बी ग्रेटर देन √5gr। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। सो 2gl मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr। r की वैल्यू कितनी है? l माइनस एक्स, तो ये g कैंसल। सो 2l ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 5x। सो 5x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l बाय 5। तो ये 3l बाय 5 x की मिनिमम वैल्यू है। आपको चाहते हो ना ये पार्टिकल सर्कल में घूमे, तो ये जो आपने कील लगाई है ये 3l बाय 5 या उससे नीचे लगाओ। नेचुरल है बेटा, जितना नीचे कील लगाओगे बाद वाली रस्सी की लेंथ उतनी कम, तो उतना रैपिड घूमेगा वो। इस कील को तुम यहां लगा दो तो उतना ज्यादा उसको स्विंग करना है ना। तो एक कील को अब जितना नीचे लगाओगे उतना सर्कुलर मोशन होने के चांसेस ज्यादा है। सो आप चाहते हो कि ये पूरे सर्कल में घूमे, तो फिर 3l बाय 5 से नीचे कहीं पर आप कील ठोको। ओके, हो गया। 60th बाकी लोगों ने करे नहीं, क्यों? हाँ नहीं बेटा, जो करंट काम है उसको करके पुराना फिर आप लोग होमवर्क कुंजल नहीं करे होंगे बेटे। बेटे मैं बता रहा हूं, +1 में रहते रहते आप लोग HCV कर लो, हर एक चैप्टर की 1-2 शीट्स और कर लो, काफी है काम। आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर +2 में जाके आई एम टेलिंग यू, रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली की जिससे रैंक्स आती हैं। आपने बहुत अच्छे से 2 साल पढ़ाई की, चैप्टर चल रहा था, खूब प्रैक्टिस करी, बट बाद में जाके मॉक टेस्ट खूब सारे नहीं दिए, 30-40 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस नहीं करी, रिवाइज नहीं किया 2-3 बारी, गड़बड़ हो जाती है। हाँ 30-40 बेटे, इतना ही बोला मैंने। जो टॉपर होते हैं, जो रैंक लेके आते हैं, वो रोज एक मॉक टेस्ट देते हैं, रोज, लास्ट के 2 महीने में रोज 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, सारे दिन का थोड़ा है। बाकी टाइम एनालिसिस करो, गलतियां देखो, उस पर काम करो। ये एग्जाम्स जो जेई नीट ये सब होते हैं, ये ऐसे नहीं होते बोर्ड एग्जाम्स की तरह कि अच्छा लास्ट के 4 दिन में पूरा सिलेबस रट्टा मारा डन। ये एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि फाइनल एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले आपका सारा सिलेबस ग्रिप में होना चाहिए, हर कंसेप्ट ग्रिप में। लास्ट के 2-2.5 महीने मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, रिविजन, वो सारी चीजें, अपने वीक एरियाज पे और इंप्रूवमेंट करना, वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसीलिए +1 में इतना तो कर लो, इसको कर लें। किसी किसी चैप्टर में नई जरूरत लगेगी वो मैं बता दूंगा आपको, बाकी जिसमें मैं कह रहा हूं उसमें आप कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, लास्ट के आप छोड़ भी देते हो, मान लो लास्ट के 10-12 नहीं भी कर पाए, वो +2 के रिवीजन फेज में भी कर सकते हो, तो भी कोई हार्म नहीं है। ठीक है, और चाहे जेई हो चाहे नीट, ये इतना लेवल सबका चाहिए है मन्नत बेटे। वहां भी अगर इफ यू आर एमिंग ना 720 में से 650 इस रेंज में आए, तो ये बच्चे करते हैं। तुम किसी भी नीट में जिसके 500-550 आए उससे नहीं, किसी 650 नंबर वाले से पूछना जिससे कि उससे ऊपर हो, कि करते थे आप नहीं करते थे। 60th क्वेश्चन देखो, a particle of mass m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle 30. Particle is released. What is the force by the sphere on the particle just after distance before it leaves? वैसे तो एक करा है क्वेश्चन हमने टॉप से रिलीज करा था, ये 30 डिग्री से रिलीज कर रहा है। क्वेश्चन देखो, बता दे रहा हूं एक बारी। इस क्वेश्चन में भी बेटे कंसेप्ट वही 3 आएंगे,
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पहला, और क्योंकि ब्लॉक इस बार नीचे फिसलेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वो आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा और वो ज्योमेट्रिक हाइट का रिलेशन, बस नया कुछ नहीं है, नथिंग न्यू। तो चलो प्रैक्टिस ही होगी एक बारी। हमने इस बारी लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने टॉप से रिलीज किया था ब्लॉक को, इस बारी हमने रिलीज किया इसको यहां 30 डिग्री पोजीशन से। इस जगह पे इसकी इनिशियल स्पीड जस्ट 0 है, जस्ट 0 थी, वहां पे रखा और बस छोड़ दिया। तो इस जगह पे स्पीड 0 है, यानी रेडियल डायरेक्शन के फोर्सेस इस जगह पे बैलेंस। तो इस जगह पे जो mg का कंपोनेंट आएगा, दिस इज mg, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना आएगा 30। तो वेट का जो ये कंपोनेंट है mg cos 30 डिग्री, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आने वाले नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा n। हमसे कह रहा है नॉर्मल फोर्स बताओ, तो mg cos 30। इस जगह पे इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, mg sin 30 की वजह से g sin 30, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 ना, एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन का क्या होता है v स्क्वायर बाय r, और v तो यहां 0 है। तो इस जगह पे जब आपने ब्लॉक को अभी अभी छोड़ा, व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, g sin 30। सो बिकॉज ऑफ दैट ये भागना शुरू करेगा इधर। ये तो क्लियर है, पहले मिटा दो, ये तो नोट कर लोगे अपने आप, सॉल्व करोगे तो। स्पीड 0 है, जस्ट रिलीज किया है, तो फोर्सेस को बैलेंस कर दो बेटे, ठीक है। नाउ इस जगह से इसने आगे चलना शुरू किया, ध्यान रखना ये जगह इनिशियल है ना, 30 डिग्री वाली पोजीशन, कीप दिस इन माइंड, क्योंकि हाइट हम वहीं से लेके चलेंगे। यहां से ब्लॉक चला था, एंड नाउ से दैट ये यहां कहीं पहुंचा, इस जगह पर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल है सम थीटा, और ये वाला एंगल है 30। थोड़ी ज्योमेट्री आएगी, गौर करना। इस जगह पर यहां पे इनिशियल स्पीड थी 0, यहां आते आते स्पीड बढ़ के इसकी हो गई v। तो पहले तो इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। h कैसे लोगे, h इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का वर्टिकल गैप है, तो इसको रेफरेंस लेते हुए मैं हाइट यही लूंगा, यहां से बेटे यहां से यहां तक का ये रेडियस कितना है r, और ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, थोड़ी ज्योमेट्री है आप कर, इट इज r cos 30 डिग्री। ये डिस्टेंस भी r है, तो यहां से अगर आप ऐसे वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये वाली हाइट कितनी आएगी r cos थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है। सिंपल दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल कुछ भी नहीं है। आप नीटली ऐसे ही जगह पे ना कई बार आप लोग फंस जाए, क्या किया हुआ है, उससे अच्छा है ना सर्कल बना के खुद एक एक लाइन बना के खुद आपको तुरंत आंसर आएगा। आप लोग देखते रहते हो देखते रहते हो देखते रहते हो, फ्रस्ट्रेट हो गए क्या किया हुआ है। डायग्राम बनाओ, छोटी छोटी चीजें हैं, क्लियर है, ठीक है। सो दिस हाइट विल बी हाउ मच, द डिफरेंस r cos 30 माइनस r cos थीटा, वो h आ जाएगा। सो यहां से v स्क्वायर कितना आ गया, u तो 0 है, 2g, h की वैल्यू r कॉमन, cos 30 डिग्री माइनस cos थीटा, ये आ गया h। कोई गलती, r cos 30 बड़ा था ना। नाउ सेंट्रीपिटल की कंडीशन, इस जगह पे वेट किधर है mg, ये रहा, ये एंगल थीटा आएगा, सो वेट का कंपोनेंट अंदर, और इस जगह पे जस्ट नॉर्मल फोर्स हो गया 0, उसकी जरूरत अब खत्म। क्यों जरूरत खत्म, हाँ, क्योंकि अब यहां पे स्पीड 0 थी, इससे थोड़ा आगे बढ़ा, स्पीड मामूली सी थी, स्पीड जरा सी थी, तो mv स्क्वायर बाय r की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी थी, बट वेट का कंपोनेंट ज्यादा था। वेट का कंपोनेंट था 100 न्यूटन, mv स्क्वायर बाय r की जरूरत थी 10 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स बाहर की ओर आना पड़ा। हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे जैसे आगे जा रहा है क्या हो रहा है, स्पीड तेज, mv स्क्वायर बाय r की जरूरत बढ़ रही है, वेट का कंपोनेंट घट रहा है, cos थीटा थीटा बढ़ने के साथ घटता है। ऐसे ना लॉजिकली मैं जानबूझ के आपको सोचने कह रहा हूं, इन सब की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, बस यहां पे n को 0 करके सॉल्व कर दो, बट सोचो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग ग्रो करेगी और वही क्लासेस का काम है।
रटना नहीं कहा मैं आपका, आए सारे कंसेप्ट सुने, अब हम तैयार एकदम। आपका लेवल राइज करना चाहिए, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, वेट का कंपोनेंट घट रहा है। शुरू में वेट का कंपोनेंट ज्यादा था, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, स्पीड वाज 0। जैसे जैसे घूमता जा रहा है, वेट का कंपोनेंट घट रहा है cos थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जहां पे दोनों बराबर, नॉर्मल रिएक्शन चुपचाप निकल जाएगा, कहेगा भाई मेरी जरूरत नहीं है अब। और उसके बाद ये गिर पड़ेगा, उसके बाद तो सर्कल ही नहीं रहेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या ही बात करें। तो यहां पे वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बस हो गया क्वेश्चन। ये v स्क्वायर को लो gr cos थीटा यहां रख के सॉल्व कर लेना। ओके, क्लियर है? हट, नहीं बताऊंगा मैं, इतने प्यार से समझाया था, अब नहीं बताऊंगा। अब आप खुद सोचो एक बारी, आप बता दूंगा, आप सोचो, टाइम दो थोड़ा, अभी तुरंत बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है ना? आप एक बार सोचना खुद से, n लगातार यहां से यहां घटता क्यों जा रहा है, अपने आप सोचना, नहीं तो बता दूंगा। ठीक है, चलो टेस्ट की तैयारी।